हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, हम लोग 23 लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे? एंगुलर वेव फंक्शन, यस, बहुत डिटेल में देखा था, बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ के साथ में GIF देखा था। बाउंड्री सरफेस डायग्राम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम एंड कंटूर सरफेस। आपको याद होगा ये सब मिल करके किस तरह से ऑर्बिटल्स के शेप को बनाते हैं, कैसे p ऑर्बिटल बन जाता है। दैट वाज वेरी अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग सो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। नाउ आज हम लोग क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। बिफोर दैट लेट्स हैव अ रिकैप। एक हम लोग चेक योर मेमोरी क्वेश्चन करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l रूल। और प्रीवियस लेक्चर में लास्ट सेक्शन में आई हैव डिस्कस विद यू n+l रूल। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, n+l रूल। तो बेस्ड ऑन दैट, बाय यूजिंग दैट, जस्ट ट्राई दिस प्रॉब्लम एवरीवन, कम ऑन। फॉर n+l, फॉर f l is 3, yes, 4 + 3 it's a 7. now 6s, here l is 0, so it will be equal to 6. now 5d, so n is equal to 2, okay, d 2. so it must be present in your mind so that you can produce very fast way. it is a 7. तो सबसे कम इन दोनों की एनर्जी कम होगी। लेट्स सम अप, इसको जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं। इन दोनों की एनर्जी कम होगी, इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा होगी। जिनके n+l की वैल्यू बराबर हो उसमें जिसके n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। अब इन दोनों में बात किया तो इसकी एनर्जी कम, जिसके n की वैल्यू कम होगी, n किससे कम है 6 और 5 में, n किससे कम है 5 वाले का, तो सबसे कम एनर्जी 5p की होगी। इन दोनों की एनर्जी कम होगी, उसमें n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, तो 5p कम। फिर कौन होगा 6s, बोलो यस नो। नाउ दोनों 7 इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इनमें जिसके n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। n किसका कम है 4f का कम है, उसके बाद m 5d। यू कैन सी इन दोनों के n+l की वैल्यू इक्वल है। इन दैट केस जिसके n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। इन दोनों के n+l की वैल्यू इक्वल है, जिसके n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। यस नो। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ n के ऊपर। ओके, सो ऑर्डर विल बी 5p 6s, 5p 6s 4f एंड 5d। आंसर इज बी। तो जिन लोगों ने बी किया सबका सही है, बहुत अच्छे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सही किया होगा। ओके, चलिए नाउ क्वांटम नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो नाउ इट शुड बी इजी फॉर यू टू ग्रैस्प ऑल द थिंग। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि एक क्वांटम इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन को हम लोग इसके सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन सॉल्व करके सॉल्यूशन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। और ये क्यों दिए गए बच्चों? ये दिया गया कैरेक्टराइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के सारे फीचर, सारे प्रॉपर्टीज को बताने के लिए। तो क्वांटम नंबर्स आर नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसके सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। और ये कितने नंबर आए? n, l और m। ये 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकल के आया, जो इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करते हैं, उसके विषय में बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। अगर आप क्वांटम नंबर का आइडिया है तो आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मिल गया, है ना। जैसे सपोज करो मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिससे आपको लोकेट करना थोड़ा आसान होगा। जैसे मान लो कोई घर है, उसमें कई लोग रहते हैं। 2 लोगों का नाम मंजीत है, एक मंजीत सिंह है, एक मंजीत कौर है। डेफिनेटली मंजीत सिंह बॉय का नाम है, मंजीत कौर लड़की का नाम है। यस। अब वो मान लो
कहीं रहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाराणसी में, थाना भेलूपुर में, कबीर नगर कॉलोनी में, ऐसे रहते हैं, राइट। ये उनका एड्रेस हुआ। तो कहेंगे उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ, तो बोलोगे वाराणसी। तो डिस्ट्रिक्ट वाराणसी में कई लोग हो सकता है मंजीत नाम के हों। तो हाउ वी कुड लोकेट, तो क्या डिस्ट्रिक्ट बताने से हम उनको लोकेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा क्वांटम नंबर्स की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। बिकॉज जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना, ये देखो ऐसा है ना, साइंस में हमेशा वैज्ञानिकों ने कहा, मान लो कुछ जो रेन फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं कि परसों बारिश होगी, अब बारिश परसों नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश का होना इलॉजिकल है। फिर वैज्ञानिकों को बैठ के सोचना पड़ेगा कि उनको अपने थियरी में क्या करेक्शन करना चाहिए, उनकी थियरी कहाँ गलत है। अब वो उसके अकॉर्डिंग फिर नया आइडिया देंगे, नई चीज़ें देंगे, उसको लेके आएंगे, राइट। ऐसे ही जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, उस रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए थियरी दी जाती है। तो हमें स्पेक्ट्रम किया हमने, इमिशन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन स्पेक्ट्रम, उसको समझाने के लिए उसमें कई लाइंस मिल, जो मेन लाइंस मिलती है उसको समझाने के लिए एन दिया गया, डिस्ट्रिक्ट नाम बता दिया ये। बट अब एक डिस्ट्रिक्ट में फिर बताया कि भैया वो भेलूपुर थाने में पड़ता है उसका रेजिडेंस। तो नाउ भेलूपुर थाना मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट कौन लोकेट कर रहा है? सब सेल, दिस वन इज शेल, सब शेल। नाउ अब वो उसमें फिर अलग फीचर कि वो उसमें कौन सी कॉलोनी में रहता है, ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसका सब कुछ मालूम चल गया, राइट। अब वो घर में पहुंच गए, अब मंजीत नाम लिए 2 लोग आ गए। नाउ वी शुड हैव इवन टू ट्रेस सिंगल वन, उसको यूनिक, उसकी यूनिक फीचर बताने के लिए अब उस घर में 2 लोग हैं, हमें एक और क्वांटम नंबर चाहिए था, लेकिन वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आता है, उसको लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो कई बार एग्जाम से बच्चों सवाल ये पूछा गया है, अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सा क्वांटम नंबर श्रोडिंगर से नहीं आया, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ओके। सो ये कैरेक्टराइज डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो 3 क्वांटम नंबर्स आर गिवन बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जॉर्ज उलेनबेक and Samuel Gordesmith proposed 4th quantum number, that is spin quantum number। और ये जो नाम है ये NCERT में दिया हुआ है, so you may be asked about that, okay। और एक्चुअली होता क्या है कि जो हमको एक लाइन मिलती है, लाइन मतलब वेवलेंथ, लाइन मतलब स्पेक्ट्रम, लाइन मतलब एनर्जी लेवल्स। तो ये जो है, जब इसको हाई रिजोल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं हम लोग, तो एक लाइन में ये 2 लाइन्स बहुत करीब डबलेट्स में पाए गए, डबलेट्स में, ट्रिपलेट्स में पाए गए, क्वाड्रपलेट्स में पाए गए। मतलब एक लाइन में 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया क्वांटम नंबर दिया गया, उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। और ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, आपको पता होना चाहिए, ओके। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्यों दिया गया? क्योंकि एक ही घर के अंदर 2 लोग हैं, दोनों का नाम मंजीत है। तो नाउ टू से कि मंजीत सिंह और मंजीत कौर, अब 3 का नाम सेम हो जाए, 4 का नाम सेम हो जाए, तो इसको डबलेट, एक ही जो हमको लाइन दिख रही थी उसमें 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, 4 वेवलेंथ वेरी क्लोजली प्लेस्ड हैं। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमको डबलेट्स, ट्रिपलेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए 4th क्वांटम नंबर देना पड़ा, जो कि दिया जॉर्ज उलेनबेक और सैमुअल गोल्डस्मिथ ने 4th क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, ओके। लेट्स मूव। ये दिया गया 1925 में, अगर आप टाइम याद करो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बिल्कुल पैरेलल था ये, और कैरेक्टराइजेज इलेक्ट्रॉन। नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये क्या क्या बताता है, फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पहले से ही पता है। डिफाइन शेल, ये शेल, ये बोर साहब ने जो दिया था, उस शेल को डिफाइन करते हैं, ओके। साइज एंड एनर्जी बताऊं मैं आपको पता होगा, हमने वहां पे बोर्स मॉडल में रेडियस निकाला था, जिसके n की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, ओके। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। जिसकी n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ओके। उसका साइज ही बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। एंड बाय यूजिंग बोर्स मॉडल, बोर्स थियरी, we have calculated the value of radius, okay। so इसको हम लोग सिंपल इंग्लिश वर्ड K, L, M, N से रिप्रेजेंट करते हैं। N is equal to 1 for K shell, K shell। You can compare shell with the district,
एक बड़ा एरिया, ओके, उसके अंदर और सब डिस्ट्रिक्ट है, थाने हैं, उसके अंदर और कॉलोनीज हैं, ओके, लाइकवाइज। सो n इक्वल टू 1 फॉर k शेल। तो इसके बढ़ने से क्या बढ़ रहा है बच्चों? साइज बढ़ रहा है। नाउ एनर्जी, आपको मालूम होना चाहिए कि एनर्जी जो है n और l दोनों पर डिपेंड करता है, लेकिन n पर ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे हम सभी भारतीय एक ही टाइप के होते हैं, तो हमारे फीचर्स इंडियन हैं तो ऑलमोस्ट मिलते रहते हैं, लेकिन अब उसी में हम अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ का है, तो डिफरेंसेस रहते हैं, बट स्टिल वी ऑल आर इंडियन, सो वी हैव सम कॉमन फीचर्स। तो शेल ज़्यादा फीचर को डिफाइन, एनर्जी डोमिनेंटली डिपेंड्स ऑन n और l पे भी डिपेंड करता है, और इसीलिए एनर्जी इज n प्लस l रूल में अगर n प्लस l की वैल्यू सेम होती है, जैसे 5s है और 4p है, तो इन दोनों के n प्लस l की वैल्यू सेम होती है, तो एनर्जी ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है बच्चों? एनर्जी ज़्यादा n पर डिपेंड करता है। तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एनर्जी n पे साइज और एनर्जी दोनों डिपेंड करता है। एनर्जी n के अलावा l पर भी डिपेंड करता है, लेकिन n एनर्जी को ज़्यादा एक्सप्लेन करता है। n की वैल्यू बढ़ेगी तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाएगी। एक बात और, जो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। मैं उसकी मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब वो उतना रिएक्टिव होगा। या आप यूँ कह सकते हो कि जो न्यूक्लियस से दूर है, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी मतलब न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में कम है, मतलब वो न्यूक्लियस से लेस टाइटली हेल्ड है, मतलब उसको उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? आसान होगा। वी कैन से अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इज लेस टाइटली हेल्ड विद न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इज लेस टाइटली हेल्ड विद न्यूक्लियस, वो धीरे से पकड़ा हुआ है। ओके, ये अच्छे से नहीं। और बताऊं मैं आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n देयर विल बी n स्क्वायर ऑर्बिटल। मैंने क्या बताया बच्चों? जैसे से n की वैल्यू बढ़ती है, n मतलब शेल बढ़ता है, तो ऑर्बिटल्स की संख्या भी बढ़ जाती है। किस तरह से? n स्क्वायर ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। मतलब अगर n की वैल्यू 1 होगी तो उसमें 1 स्क्वायर मतलब 2 ऑर्बिटल होंगे, है ना? ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स मतलब घर जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा है। ऑर्बिटल्स मतलब पाथ नहीं। तो अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ज़्यादा होंगे। n की वैल्यू 2 होगी तो ऑर्बिटल 4 होंगे। n की वैल्यू 3 होगी तो ऑर्बिटल 9 होंगे। यस, मीन्स 9 ऑर्बिटल्स मीन्स 9 घर। ओके, नाउ आपको पता होगा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, क्योंकि चौथे घर में, चौथे शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो 16 हो जाएंगे, n स्क्वायर। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2n स्क्वायर, राइट। एंड इसलिए आपने बचपन में जब पढ़ा होगा, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ते हैं 2, 8, आपने पढ़ा, याद है आपको? कैसे करते हैं हम लोग? n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिटल 1 स्क्वायर, n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिटल 2 स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? लेट्स सी, ये है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2, 8, याद है आपको? फिर देखो n इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2n स्क्वायर। इट्स अ, ये क्या है? ये हमारा n की वैल्यू है, ये हमारा n स्क्वायर हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2n स्क्वायर। यस, सो 2 इंटू 1, 2 इंटू 4, 2 इंटू 9 कितना हुआ? 18। तो 2, 8, 18, या अगर मैं n की वैल्यू 4 कर दूं, कितने ऑर्बिटल होंगे? 4 स्क्वायर 16, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32। तो बचपन में जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 9th क्लास में जो सीखते हैं हम लोग, दिस वन 2, 8, 18, 32, ये बताता है कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ से मैच करके देखते हैं, राइट बच्चों? समझ में आया? चलिए फिर से समअप कर लीजिए। तो n क्या बता रहा है? डिस्ट्रिक्ट बता रहा है। क्या बता रहा है? न्यूक्लियस से कितना दूर है। दूर होगा तो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में कम होगा, हल्का, लेस टाइटली हेल्ड विद न्यूक्लियस, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n देयर विल बी n स्क्वायर ऑर्बिटल एंड देयर विल बी 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। यस, दैट्स ग्रेट। और n की वैल्यू के लिए KLMNO, n की वैल्यू 1 है तो k बोलते हैं, राइट।
तो मुझे उम्मीद है आपको n समझ में आ गया। प्रिंसिपल मतलब मेन क्वांटम नंबर, मेन मुख्य लाइन। नाउ नेक्स्ट वन बच्चों, एजिमुथल क्वांटम नंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वन इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग स्मॉल l से डिनोट करते हैं, स्मॉल l। इसको हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझाता है। मैं इस पॉइंट पे आऊंगा। एंगुलर मोमेंटम बोर साहब ने ही बताया था, याद है आपको? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π। n क्या है? शेल। तो एक्चुअली बोर साहब को ये पता नहीं था कि सेल के अंदर सब शेल भी होते हैं। जैसे हम कहें कि भारत देश के सारे लोग ऐसे होते हैं, राइट? मैं ऐसा बोल दूं, लेकिन मालूम चला कि भारत देश में साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, मिडिल, सेंट्रल जोन, बहुत सारे तरह के कल्चर हैं। ये किसी को न आइडिया हो तो वो तो बोर साहब की तरह ऐसे बोल देगा कि एंगुलर मोमेंटम ऐसा होगा। बट इफ़ यू गो इन डिटेल, हम डिटेल में जाएं तो मालूम चलेगा अलग अलग सब शेल के लिए अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड दैट इज क्वाइट इन एनालॉग विद बोर्स एंगुलर मोमेंटम। जैसा बोर साहब ने एंगुलर मोमेंटम बताया था, उसी से एनालॉग लेके है, उसी से डराइव्ड होके है। मैं इस बात पे आता हूं, और इसीलिए बच्चों हम इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को समझाता है। आप फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, या कोई पार्टिकल मास है उसमें मोशन कर रहा है, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, 4 नंबर इकट्ठा कर लो, फोकस एवरीवन। ओके, फोकस कर लो। h/2π √LL+1। h/2π √LL+1। ये h/2π को बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको h बार से डिनोट करते हैं। ओके, सो ये बता रहा है, बहुत ध्यान समझना, इसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है। देखो ये वैसे ही है ना, जैसे बोर साहब ने कहा था NH/2π एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, लेकिन बोर साहब ने एक शेल की बात की थी, मालूम चला शेल के अंदर सब शेल भी है। सो वी हैव अनदर वन। यहाँ खूबसूरत बात क्या है जो एग्जाम में बहुत बार सवाल का हिस्सा बना, कि S सब शेल के लिए, S के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ 0 रखते ही सब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और P के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 1। 1 रखते ही 1 प्लस ये √2h/2π। यस, वैसे ही D के लिए, वैसे ही F के लिए। मतलब आप लोग इसको नोट कर सकते हो कि S, P, D या F ये किसी भी शेल का हो, जैसे S चाहे 1 का हो, चाहे 10वें का हो, चाहे 100वें का हो, उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 0, क्योंकि यहाँ L की वैल्यू 0 कर दोगे। इस बात को ध्यान से नोट कर लो कि चीज़ें पता होती हैं बट एग्जामिनेशन में क्लिक करना चाहिए। वैसे ही P चाहे 2P का हो, चाहे 3P हो, चाहे 4P हो, कोई सा भी हो, चाहे 7P हो, सभी के लिए ये 1 1 + 1 2 √2h/2π हो जाएगा। क्लियर? तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसी भी SPDF के लिए, किसी भी शेल का हो, वो सेम रहता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, कि n² ऑर्बिटल होते हैं एक दिए हुए शेल में, n² ऑर्बिटल होते हैं। ये मैं प्रूफ करता हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ाने के बाद, क्योंकि ऑर्बिटल की संख्या की एग्जैक्ट जानकारी कौन देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए, सर्वे जी की बात से आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है, तो यू विल से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वहां से हम इसको डराइव करेंगे। राइट, चलिए, तो मैं आता हूं उसके ऊपर। तो कोई पूछे और एक क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो बोलोगे ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है। फिर इसके विषय में क्या बताओगे आप? एक दिए हुए SPDF के लिए ये डिपेंड नहीं करता कि किस शेल का है, उसका इसकी वैल्यू सेम रहेगी। इसको हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। और ये शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। आपको याद होगा S स्फेरिकल, P डम्बल, D डबल डम्बल या डोनट टाइप का, ये सब कहाँ से आया है? ये श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया गया, और मैंने कहा था 4 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, वहाँ से SPDF डराइव हुआ था, वहाँ से हमने शेप निकाला था। तो कोई शेप कौन बताता है, तो बोलोगे एजिमुथल क्वांटम नंबर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब पता होगा।
और देयर आर n सब शेल्स इन nth शेल। आपको मैंने बताया हुआ है कि L की वैल्यू जो होती है, जो सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो उप जिला होते हैं या थाना होता है, वो एक शेल के अंदर होता है, एक जिला के अंदर होता है। ओके, तो कोई पूछे n की दी हुई वैल्यू के लिए L की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होता है, 0 से लेके n-1 तक। अगर आपको सोमरफेल्ड साहब का एटॉमिक मॉडल याद हो, मुझे उम्मीद है आपको याद होना चाहिए। आप बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे बच्चे हो, डिसिप्लिन फॉलो करते हो, तो आई थिंक आप पढ़े होगे। और मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, उससे पूछ लूँगा आपसे सब सवाल। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, 1 से लेके n तक लिया था, कर रहे थे। कौन? सोमरफेल्ड साहब। तो बच्चों यहाँ पर वो सेम चीज़ था, बट यहाँ पर ये 0 से लेके n-1 तक है। तो इसकी वैल्यू काउंट करोगे तो ये n वैल्यूज आती है। कितनी वैल्यूज? n वैल्यू, बिकॉज ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 0 से हुआ है। ठीक है, समझ गए आप। और हमको पता है कि L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 के लिए ये S, P, D, F, G, H हो जाता है। क्लियर? तो n की दी हुई वैल्यू के लिए, मतलब nth वैल्यू के लिए, मतलब चौथे सेल में 4 सबसेल होंगे, 5वें सेल में 5 सबसेल्स होंगे। ओके, तो देयर आर n सबसेल्स इन nth शेल और एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज गिवन बाय दिस वन। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। बोलो, L की वैल्यू एक शेल के अंदर होता है, 7वें शेल में 7 सबसेल्स होंगे। एक दिए हुए SPDF के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स होती है, वो डिपेंड नहीं करता किस शेल का है। ठीक है, ये उसके एंगुलर मोशन, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी वजह से जो मोमेंटम आता है उसको कैलकुलेट करता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी कंट्रीब्यूट होता है उसको लेता है। और इसलिए अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हुआ, कौन सा इलेक्ट्रॉन? सिंगल। अगर बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या वहाँ इंटरेक्शन, तो ये एजिमुथल क्वांटम नंबर, और ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि रिकॉर्ड में है ये वीडियो, सो यू कैन आप बाद में भी इसको देख सकते हो, रिकॉर्डिंग में रहेगा। तो आपको सारी चीज़ें मालूम चल गई। अभी मैंने आपको जोड़ दे के ये बताया है कि L भी एनर्जी को प्रभावित करता है, L भी एनर्जी को, क्योंकि N तो करता ही है, बट L की वजह से एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन वाले कंट्रीब्यूशन को दिखाता है। L सिर्फ एनर्जी के उसी कंट्रीब्यूशन को बताता है जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन की वजह से हुआ, जबकि N बताता है, N जो बताता है बच्चों वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन को बताता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में जो इंटरेक्शन हुआ उसकी वजह से जो एनर्जी में फर्क पड़ा उसको N बताता है। तो बोर्स मॉडल में सिर्फ N आया, क्यों? वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था, लेकिन अगर और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा तो L को आना पड़ेगा। और आपको तो पता ही है कि न्यूक्लियस ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए एनर्जी N पे ज़्यादा डिपेंड करती है। लेकिन जब N प्लस L की वैल्यू सेम होता है तो हम N को ही वैल्यू देते हैं, क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया है ना। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ml से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, ये क्यों बताते हैं? ये बता रहे हैं कि एक दिए हुए L के अंदर m है, इसको हम लोग बोलते हैं सब शेल। सब फॉर सब्जेक्ट, इट इज सब्जेक्ट टू द सब, अंदर की बात है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैंने कहा ना कि जब भी कोई नई चीज़ निकल के आती है जिसके विषय में लोग सोच नहीं पाते हैं, तो उसके पहले तो किसी न किसी को समझाना पड़ेगा कि क्यों हुआ। और जब तक आपका समझाने से चीज़ें होती रहेंगी तो आप सही समझाए हो, नहीं होंगे फिर बदलो भैया आप गलत बोल दिए। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, मैं भी आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। कोई एनर्जी लाइन, मान लो ये एनर्जी लाइन है, दो एनर्जी लाइन है। ओके, अभी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऑफ है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया गया, क्या पाया गया बच्चों? ये 2 लाइन जो है कई लाइंस में टूट गई। सपोज करो ये 5 लाइंस में टूट गई। पहले कितनी थी यहाँ पे लाइन? सिर्फ 2, अभी कितनी बन गई? 5 लाइन से बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें ये 2 दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों हर बात को लेके सेम नहीं है। चूंकि एनर्जी सिर्फ N और L पे डिपेंड करती है, तो इनकी एनर्जी तो सेम होगी, राइट? इनकी एनर्जी सेम होगी, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, एंड दैट डिफरेंसेस इज इन द मैग्नेटिक फील्ड। जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया
तो ये 5 बन जा रहे हैं, ऑफ किया तो 2 बन जा रहे हैं, 1 बन जा रहे हैं। इसको लोग बोलते क्या है, जी मैन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, जी मैन इफेक्ट। इसको समझाने के लिए एक नया क्वांटम नंबर दिया गया, उसको लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, तो कोई पूछे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों दिया गया? मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस और अब्सेंस में जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था उनमें डिफरेंस थे उनकी क्वालिटीज में, उनको समझाने के लिए दिया गया। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, एक दिए हुए एल के अंदर, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एम एल। मान लो एल की वैल्यू 2 है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एम एल की वैल्यू -L से लेकर के 0 से लेकर के +L तक सारे इंटीजर्स लिखते हैं। तो L की वैल्यू 2, तो -2 -1 0 +1 और +2 कितनी वैल्यूज हो गई है, ये 5 वैल्यूज हो गई। तो M की 5 वैल्यूज हो गई, मतलब उसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं। इन ऑर्बिटल्स को हम लोग डब्बे से भी दिखाते हैं। यहाँ 5 डब्बे हैं, डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2, डब्बा नंबर 3, डब्बा नंबर 4, डब्बा नंबर 5। डब्बा मतलब ऑर्बिटल्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इन पांचों के लिए n की वैल्यू सेम है, L की वैल्यू सेम है, तो इनकी एनर्जी भी सेम होगी। और इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। क्या अलग है इनका, ओरिएंटेशन अलग है। क्या अलग है, ओरिएंटेशन अलग है। ये अलग अलग ओरिएंटेशन डायरेक्शंस में हैं, तो इन डायरेक्शंस ओरिएंटेशन को बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डायरेक्शन अलग होने की वजह से उनमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बिहेवियर अलग हो जाते हैं, और उसकी अलग होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्स अलग तरीके से करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को खराब लगता होगा, किसी को बहुत खराब लगता होगा, किसी को बहुत अच्छा लगता होगा। तो ये पढ़ाई के प्रति आप लोगों की सेंसिटिविटी अलग अलग है। तो अगर आप सबकी सेंसिटिविटी सेम होगी, सबको एक तरह लगता होगा, तो ये वैसे होना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे ही ये जो पांचों ऑर्बिटल्स हैं, इनके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कैरेक्टर अलग हैं, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन अलग है, एनर्जी सेम है, लेकिन चूंकि ओरिएंटेशन अलग है इसलिए इनका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कैरेक्टर सेंसिटिविटी अलग है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आने पर ये टूट जाते हैं, और जितने भागों में टूटते हैं m की उतनी वैल्यूज आती हैं। तो जितने भागों में टूटेंगे मतलब उतना ओरिएंटेशन है, तो वो m से आया, मतलब उतने ऑर्बिटल्स हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। बहुत ध्यान सीखना, मैं जो भी पढ़ाता हूँ पूरी ताकत से पढ़ाता हूँ, और एग्जाम में एक भी सवाल कहीं से बचने का चांस ही नहीं है। तो मतलब एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं बचेंगे, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा कि ऑर्बिटल की एग्जैक्ट संख्या कौन बता रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन हम लोग n से भी निकाल लेते हैं, L से भी निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्यों, अब देखो L से कैसे निकाल लेंगे, तो हमको पता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने होंगे, जितना m होगा। एक दिए हुए L के लिए मैग्नेटिक क्वांटम में कितनी वैल्यू होगी, देखो यहाँ से L वैल्यूज, यहाँ से L वैल्यूज, और एक 0 हो गया, कितनी वैल्यूज हुई, 2L+1। बोलो यस नो। m की कितनी वैल्यूज होंगी एक दिए हुए L के लिए, तो m की वैल्यू -L से लेके +L तक होता है, 0 लेके। तो -L से -1 में L वैल्यूज हो गई, और +1 से +L में भी L वैल्यूज हो गई। तो L और L 2L वैल्यूज, और एक 0 2L+1। बात मेरी समझ में आई क्या? तो भैया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कैसे बताता है, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं। कैसे मालूम चला, अलग अलग डायरेक्शन में होने से उनका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के प्रति सेंसिटिविटी अलग हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उतने डायरेक्शन में बिखर जाते हैं। क्या, वेवलेंथ, जो वेवलेंथ पहले एक मिल रहा था कई मिल गया। तो ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और इसकी संख्या होती है 2L+1 के बराबर। मतलब L की वैल्यू 2 रखने पर M की वैल्यू कितनी आती है, 5। अभी हमने निकाला, याद है आपको, -2 -1 0 +1 +2। इसकी वैल्यू 5 नहीं होती है, इसकी 5 वैल्यूज होती हैं। सो हम कह सकते हैं कि एक दिए हुए L के लिए 2L+1 ऑर्बिटल्स होंगे। लेकिन ये डायराइव्ड फैक्ट है ना, मेन फैक्ट क्या है, M की वैल्यू बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। बोले यस नो, बहुत अच्छे। और वैसे ही मैं आप भी n² भी डिराइव करूंगा आपके लिए थोड़ी देर बाद, पहले समझा लेता हूं आपको मैं। ये ओरिएंटेशन बता रहा है बच्चों, ध्यान रखना, मतलब S स्फेरिकल है, PX PY PZ।
लेकिन एक बात है, जैसे ये -2 -1 0, या मैं थोड़ा आसान बात करता हूँ, मैं L की वैल्यू 1 लिया, कौन सा ऑर्बिटल P, M की वैल्यू कितने डायमेंशन में होंगे, कितने डायरेक्शन में होंगे, -1 0 +1, 3 डायरेक्शन में। क्या बोला हमने उनको, Px Py Pz। ध्यान से बच्चों, चलो नोट कर लो फटाफट। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि Px के लिए -1 होगा, इस -1 का इस Px से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी आर्बिट्रेरी 3 वैल्यूज हैं, जस्ट 3 वैल्यूज, ओके। हाँ, डायरेक्शन ये बताता है बच्चों, जो पॉजिटिव होता है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये उस ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है विच इज जिसका एंगुलर मोमेंटम अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और ये मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, और ये बीच वाला डायरेक्शन में, ओके। तो ये 3 उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव निगेटिव जो वैल्यूज है उसका इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन में होगा उसको प्लस दिखाते हैं, जो उसके रिवर्स होगा उसको माइनस दिखाएंगे, और बाकी 0। तो मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। M की वैल्यू बताता है कितने ऑर्बिटल होंगे, और एक दिए हुए L के लिए M की 2L+1 वैल्यूज होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि L से भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे अब तुम घर में हो तो मैं तुमसे बात कर लूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी से ही मालूम चल सकता है, लेकिन पिताजी तुम्ही से पूछेंगे ना, तो वो इनडायरेक्ट हुआ। मेन इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है, दे तुम ही रहे हो, बार बार तुम ही दे रहे हो। तो चाहे मैं तुमसे डायरेक्ट बात कर लूँ, तो ऑर्बिटल की जानकारी कौन देता है, M। लेकिन इस M की संख्या हम L से भी निकाल सकते हैं, 2L+1 होता है, यहाँ से भी निकाल लेते हैं, और उसकी संख्या हम n² से भी निकाल लेते हैं। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैंने आपसे ये कहा कि M की वैल्यू -1 होने से Px या Py Pz नहीं मालूम चलता, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर प्लस माइनस है क्या, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एंगुलर मोमेंटम रखते हैं उनको हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट रखते हैं एंगुलर मोमेंटम उसको हम नेगेटिव रखते हैं, ओके, ठीक है। और क्या है इसमें, ये हमको स्पेशियल ओरिएंटेशन बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है बच्चों, जी मैन इफेक्ट से निकल के आया है। चलिए वीडियो देखते हैं हम लोग जी मैन इफेक्ट का, याद है आपको, देखिए ध्यान से देखिए, जी मैन इफेक्ट, देखो ये इसमें ट्रांजिशन हुआ। अच्छा भाई जी मैन इफेक्ट आओ फटाफट, देखो इसमें हमको कोई एक लाइन था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, 3 लाइन में तब्दील हो गया। पहले कितना लाइन था, 1 लाइन था। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करेंगे तो 1 लाइन, ऑन किया, जैसे ऑन किया 3 हो गया। देखो 1 लाइन 3 में तब्दील हुआ मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते ही, मतलब ये कौन सा है, P ऑर्बिटल होगा। P ऑर्बिटल में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ में 1, ऑन करते ही 3, मतलब 3। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने पर 3, मतलब ये बता रहा है 3 अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। इस अगर तीनों सेम डायरेक्शन में होते तो उनका ओरिएंटेशन भी सेम हो जाता, ठीक है। एनर्जी तो सेम रहना ही रहना है। 9 बच्चों में आपको बताऊं, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो M का एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ ओरिएंटेशन को बताता है। L की वैल्यू 0 होने पर M की वैल्यू 0 होती है। 0 मतलब कम ज़्यादा से नहीं है, 0 मतलब इसमें सिर्फ कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, तो इट इज़ नॉन डायरेक्शनल, जो कि हम लोग जानते हैं कि S ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए जी मैन इफेक्ट हमने पढ़ लिया, देख लिया वीडियो। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से कुछ और बातें आपको मैं समझा दूं। द वैल्यू ऑफ ME पढ़ चुके हम लोग, बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। फिर से एक बार ध्यान सुनो आप, जिसके ऊपर यहाँ चर्चा होने वाला, जिसके ऊपर मैंने खूब सवाल देखे हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और दिमाग चकरा जाता है बच्चों का। ये एंगुलर मोमेंटम का, चूंकि अलग डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका एंगुलर मोमेंटम अलग हो जाएगा, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये कितने हैं, और ये मतलब इलेक्ट्रॉन के अलग डायरेक्शन में होने से होता है, ठीक है। लेट्स सी, कहता है कि जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सप्लेन करता है जेड कंपोनेंट। याद है ना आपको, कोई अगर वहां पे होता है तो मैं उसको ऐसे देख रहा हूं, ओके, ये एंगल थीटा, जेड कंपोनेंट क्या होता है, जेड कॉस थीटा, मतलब ये जो भी वैल्यू होगी उतना कॉस थीटा जेड की तरफ हो जाएगा। ये एंगुलर मोमेंटम अगर एल है बच्चों, तो एल कॉस थीटा, ये जेड जेनिथ की तरफ हो जाएगा। तो इट रिप्रेजेंट जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैल्यू, इसका भी वैल्यू क्वांटाइज्ड आया, नोट कर ले बच्चों,
इसके जेड कंपोनेंट की वैल्यू आती है mh/2 ये सवाल एग्जाम पूछा था, ये क्वांटाइज्ड है। अब m की वैल्यू 0 1 2 3 उसके बीच में तो वैल्यू होती नहीं है, तो m की वैल्यू क्वांटाइज्ड है तो इसका जेड कंपोनेंट का वैल्यू भी क्वांटाइज्ड है। तो एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट के वैल्यू को बताता है ये, क्या वो कितना होगा, क्या वो m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर h/2 अच्छा h/2 हमेशा रहता है ना, nh/2 बोर्स में, √L+1h/2 यहाँ पर, और ये जेड कंपोनेंट को बता रहा है। जहां पर कहते हैं m क्या होता है, देखो बच्चों m इज इक्वल टू √LL+1 cos थीटा, और ये थीटा वही है, कौन सा है, थीटा इज एंगल बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड जेड एक्सिस। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और जेड एक्सिस है जो एंगल, उसको थीटा बोलते हैं। परीक्षा में एक बार m की वैल्यू दिया हुआ था, थीटा पूछ रहा था, नहीं कर लेंगे, l हमको मालूम था, ml इज इक्वल टू √LL+1 cos थीटा, यहाँ से निकाल लेंगे। खैर वो सवाल IIT एडवांस से पूछा गया था, ठीक है, समझ में आया बच्चों। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन को बताता है, कैसे बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ना हो सबकी एनर्जी सेम होगी, सब डिजनरेट होंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में सब बिखर गए क्योंकि वो उनका एंगुलर मोमेंटम अलग अलग था, मतलब वो अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड थे, उनका स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग था। तो अलग अलग ओरिएंटेशन मतलब अलग अलग ऑर्बिटल को बता रहा है, वो अलग किस मामले में है, उनका ओरिएंटेशन अलग है, वाह ग्रेट। और वो जो अगर एंगुलर मोमेंटम का जो आ रहा है, वो अगर थीटा एंगल बना रहा है, दिस वन थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम का जो जेड एक्सिस होगा, दैट इज इक्वल टू mh/2, जहां m की वैल्यू √LL+1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब मैं आपको ये डेराइव करता हूं कि ऑर्बिटल की संख्या n² क्यों होती है। ओके, आर यू रेडी। तो अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू अस इट शुड बी नंबर ऑफ ऑर्बिटल शुड बी इक्वल टू 4। n की वैल्यू 2 है तो ये 4 होना चाहिए। लेट्स सी, चेक करते हैं हम लोग। तो l इज इक्वल टू 2 है, तो अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1। n की दी हुई वैल्यू के लिए l की वैल्यू उतनी होती है, ये 2 है तो इसकी 2 वैल्यूज होंगी। यस, नाउ अगर l की वैल्यू 0 है बच्चों तो m की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -, एंड +1। और आपको ये तो पता है ना कि m की जितनी वैल्यूज होती हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। ध्यान रखो, फिर से आ जाओ, ये n की वैल्यू मैंने 2 लिया, मैंने कहा n की जितनी वैल्यू होती है उतना स्क्वायर ऑर्बिटल होगा, कितना हो जाएगा ये 4, इतना होना चाहिए। ठीक है, 2 के लिए l कैन बी 0 और l कैन बी इक्वल टू 1, मतलब 2 नंबर वाले शेल में 2 सब शेल होंगे। डायग्राम में समझते हैं यहाँ बच्चों हम लोग, n की वैल्यू 2, लेट्स सी, ये n की वैल्यू 1 मतलब k 2। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 में हमको l की 2 वैल्यू मिलेंगी, 2 सब शेल हैं, और उसमें ये m की वैल्यू 1 मिला और m की वैल्यू 3 मिला, इसमें 1 और 3 4 ऑर्बिटल्स होंगे, तो इसमें कुल 4 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स होंगे। ओके, कोई पूछे इनका नाम क्या होगा, तो ये l इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, s, ये हो गया 2s, ये हो जाएगा 2s। ओके, देखो p हो गया तो 2px 2py 2pz, सो देयर विल बी 4 ऑर्बिटल्स, मतलब कितने हो गए, n²। समझ आया दोस्त कि अगर n की वैल्यू 2 है, और ये सब डराइव कहां से हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का रियल इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से निकल के आ रहा है। लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम लोग l निकाल रहे हैं, l से हम लोग n निकाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली n से भी हम लोग ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। बट कोई पूछे रियल सोर्स कौन है, तो यू विल से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम एक दिन में क्वांटम नंबर फिनिश हो जाता है, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और लोग बहुत ही सजो के रखिए, पढ़िए, सीखिए, डिस्कस करिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में ऐसा नहीं कि सवाल कुछ मतलब ये सवाल मान लो 4 साल में एक बार आ गया तो हिला देगा ना, हो सकता है इसी बार आने वाला आपका टाइम में, यू जस्ट पे अटेंशन। स्पिन क्वांटम नंबर मैंने आपको बताया कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसमें डबलेट लाइन मिलने लगती है। जो हमको वेवलेंथ 1 मिली थी
उसी से सारा, अब देखो स्पेक्ट्रम कितना इंपॉर्टेंट है, उसी सब कुछ ड्राइव हुआ। तो इसमें 2 लाइन मिलने लगती है, 3 मिलने लगती है, 4 मिलने लगती है। उनको एक्सप्लेन करने के लिए उलेनबेक एंड गॉडस्मिथ साहब ने मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया, कहा इसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये इस क्या बोलते हैं कि भाई ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इधर इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है अकॉर्डिंग टू फ्रॉम, यहाँ से हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर जनरेट करते हैं बच्चों, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने पोजीशन पर ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता रहता है। कि जैसे ये धरती माँ हमारी जो हैं वो सूरज किनारे चक्कर मारो स्पिन करती रहती हैं, टू मोशन है ना, एक ऐसे 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 ये करते हुए तो करें वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी करता रहता है मोशन। और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, उसमें मास है, तो अब वो अपनी जगह पे चक्कर मारेगा तो क्या जनरेट कर, मोशन आ गया उसमें। उस मोशन की वजह से उसमें स्पिन क्वांटम की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। क्या आता है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चों, और ये इसकी इंट्रिंसिक क्वालिटी है, मतलब ये इसका अपनी जगह पर स्पिन करना, एक तो न्यूक्लियस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, ओके, दूसरा ये अपनी जगह पर घूम रहा है, ये इसकी इंट्रिंसिक क्वालिटी है, खुद की क्वालिटी है, वो अपनी जगह पर स्पिन कर रहा है। तो उस मोशन की वजह से उसमें मोमेंटम आता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और उसमें मोमेंट आता है। वी विल कैलकुलेट बोथ ऑफ दिस वैल्यू। अब मोमेंटम, मोमेंट, ये सब फिजिक्स के भारी भारी शब्द हैं, ये आपको डिटेल फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कैलकुलेशन कैसे किया जाए, ठीक है। नाउ लेट्स सी बच्चों, चलो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन हैज इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। इस इंट्रिंसिक मतलब उसकी अंदर की निहित क्वालिटी है, वो स्पिन मोशन की वजह से आ रहा है। ओके, ड्यू टू स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन एंगुलर मोमेंटम अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये जितने भी एंगुलर मोमेंटम होते हैं ना, ये सब वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, राइट। मतलब इनमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? h/2 पाई अंडरवुड m/s+1। ये ms को हम लोग सिंपल s भी लिखते हैं, और s की वैल्यू को हम लोग क्लासिकली +½ और -½ दे दिया गया। इस +½ और -½ का कोई और मतलब नहीं है। ये मतलब सिर्फ ये कि इलेक्ट्रॉन में 2 तरह के मोशन होते हैं। उन 2 तरह के मोशन को बताने के लिए, उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए ये 2 स्पेक्ट्रोस्कोपिक वैल्यूज दी गई हैं, जिस मैग्नीट्यूड का उससे कोई मतलब नहीं है। बस हम ये समझते हैं कि अगर +½ वो ध्यान सुनना, अगर +½ क्लॉकवाइज मोशन को रिप्रेजेंट करेगा तो -½ मतलब ये घड़ी के दिशा वाले मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये घड़ी के उल्टा काउंटर क्लॉकवाइज को बताएगा। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये काउंटर क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये घड़ी के उल्टा करेगा तो घड़ी की दिशा में। ये सवाल अगेन एग्जाम में पूछा चुका है कि +½ घड़ी को रिप्रेजेंट करता है, तो एक ऑप्शन था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी एट ऑल। ओके, वी कैन टेक एनी वन। हम +½ मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया है, मतलब क्लॉकवाइज मोशन दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन का, ऐसे, ये ऑर्बिटल है, इसको ऐसे डब्बे से दिखा दो चाहे ऐसे दिखा दो, ऑर्बिटल है। कहते हैं ये क्लॉकवाइज है, इसका +½ होगा। कोई ज़रूरी नहीं, इसके स्पिन को हम लोग +½ भी लिख सकते हैं या -½ लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूरी है, इसको अगर तुमने -½ लिखा है तो ये उल्टा वाला +½ हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया आपको? मतलब ये हम लोग एनालॉगस लिए हुए हैं। हमको पता 2 वैल्यूज होती हैं, तो उन 2 वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए 2 इनके न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का, ठीक। चलिए, और इसकी वैल्यू +½ या -½ होती है। अगर इसकी वैल्यू को हम ½ रखें, मैग्नीट्यूड रखें, तो ½ × ½ + 1, और ये हो जाएगा h/2 पाई, h/2 पाई। ये रखेंगे तो लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ गए आप लोग? मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट भी जनरेट होता है। क्या बच्चों? मोमेंटम नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन मोशन की वजह से, नोट कर लो भैया, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, √4s s+1, ये बोर मैग्नेटॉन।
बोर मैग्नेटॉन, ये मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है बच्चों, उसकी इकाई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एस की वैल्यू कितनी होती है, देखो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है बच्चों, हाफ, ठीक है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए, पेयर्ड मतलब एक ऐसा हो जाए और एक ऐसा हो जाए, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, सॉरी स्पिन कितना आ जाएगा, 0। इसका स्पिन कितना होगा, हाफ, प्लस हाफ चाहे माइनस हाफ। लेकिन अगर पेयर्ड हो जाएगा, ये देखो ये इसको बोलते हैं अनपेयर्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनपेयर्ड, ये पेयर्ड नहीं है। और ये क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। और अगर ये पेयर्ड हो जाएगा तो प्लस हाफ माइनस हाफ क्या हो गया, अगर ये अनपेयर्ड रहेगा तो क्या रहेगा, ये हाफ। ओके, समझ में आया आपको। तो जितने अनपेयर्ड होंगे उतने हाफ हो जाएंगे। तो अगर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, n हाफ, s विल बी इक्वल टू n हाफ। अगर ये पेयर्ड होंगे तो s विल बी इक्वल टू 0, अनपेयर्ड होंगे तो हाफ 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 हाफ। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है बच्चों। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखा जाए कि 4s की वैल्यू n/2, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n/2 + 1। ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो है ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, केमिकल बॉन्डिंग में हर जगह काम आता है। किसी के पास अगर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके स्पिन का जो सम होगा वो जाएगा n/2, रखोगे तो ऐसा हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। तो √n+2 बोर में, ये आपको कई टीचर पढ़ाने वाले हैं। जैसे लिखेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कहाँ से डराइव हुआ है, ठीक बच्चों। ओके, मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा है। तो भैया ये स्पिन क्वांटम नंबर हुआ। चलो नेक्स्ट, अब मैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ये मैं डिस्कस करता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। ऑन S2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2ON पर बने रहिए।